बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे ये एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ जो रीजन की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो भी हुआ वेनेज़ुएला और अमेरिका के बीच में, इसका बैकग्राउंड क्या है और अब नतीजा क्या निकलने वाला है। वेनेज़ुएला के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी जो फ़ौज है वो लैटिन अमेरिका की सबसे तगड़ी फ़ौज है। यानी कागज़ों के ऊपर अगर आप देखें तो लैटिन अमेरिका की एक तगड़ी फ़ौज है। एक हफ़्ता पहले जो मदुरो था, इसने अपनी फ़ौज के आला तरीन अफसरान को बुलाकर अवार्ड्स दिए थे और उनके लिए बड़ी तालियां शालियां बजवाई थी। और इसको इस बात का आइडिया था कि अमेरिका के साथ कोई ना कोई पंगा हो सकता है। मदुरो ने बड़ी जज्बाती तकारीर भी की और ये अमेरिका को चैलेंज भी करता था और इन्हें इस बात का ज़ोम था कि हमारे यहाँ पे आके अंदर कोई अमेरिका कार्रवाई नहीं करेगा। और उन्हें ये लगता था कि उनकी फ़ौज भी मजबूत है, लेकिन बतदरीज पिछले लगभग 12 सालों से उन्होंने अपनी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त जो वेनेज़ुएला की फ़ौज है उसकी सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। फ़ौज की जो तादाद है वो लगभग 1.5 लाख फ़ौजी हैं इस वक्त फ़ौज में, और कोई 2,50,000 टोटल रिज़र्व वगैरह मिला के ये बन जाते हैं। कोई 2.5 लाख से ऊपर हैं इनके फ़ौजी। लेकिन ये फ़ौज सिर्फ कागज़ों में, इस फ़ौज का 60 से 70% तक लड़ने का जो सामान हरब है, जो लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला सामान है या हथियार है, वो 60 से 70% तक इस फ़ौज के बर्बाद हो चुके हैं। और ये सारी की सारी फ़ौज जो है वो इस वक्त कारोबार के अंदर मुलव्वस है। ये वेनेज़ुएला की फ़ौज कौन कौन सा कारोबार करती है, वहाँ का जो आर्मी चीफ़ है उसको भी इस्तिस्ना है। उसके पास बहुत बड़े बड़े इख्तियारात हैं, बहुत खुले इख्तियारात हैं। और जो मेन ओहदा है फ़ौज की सरबराही का वो तो उसने अपने पास रखा हुआ था मदुरो ने। लेकिन जो वेनेज़ुएला का आर्मी चीफ व्लादिमीर पादरिनो लोपेज़, ये उसका नाम है, आप इसका फ़ोटो भी देख लें। ये जो व्लादिमीर है ये एक्चुअली फ़ौज को कंट्रोल करता था। ये जुलाई 2014 से चीफ है। नॉर्मली जो आर्मी चीफ होता है वो 3 साल होता है, 4 साल होता है, इससे ज़्यादा तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो व्लादिमीर पादरिनो लोपेज़ है ये जुलाई 2014 से फ़ौज की कमांड संभाले हुए है और ये पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। यानी इसको भी एक्सटेंशनें मिल रही है और इसने भी जो फ़ौज है वेनेज़ुएला की उसको मुकम्मल तौर पे हुगो चावेज़ के बाद तबाह बर्बाद कर दिया। फ़ौज वहाँ पे क्या क्या कारोबार कर रही है, जो वेनेज़ुएला की फ़ौज है वो होटल्स चला रही है, वो अपने टीवी चैनल चला रही है, वो अपने बैंक्स चला रही है, वो खुराक का काम भी कर रही है। यानी खुराक जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जैसे दूध है, मक्खन है, चीज़ें हैं, उनमें भी काम कर रही है। फ़ौज अद्वियात का काम भी कर रही है। फ़ौज जो है वो तिजारत भी कर रही है। दरामदात और बरामदात में फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा है कारोबार में, और पोर्ट का कारोबार भी फ़ौज कर रही है। अदालती मामलात में फ़ौज को इख्तियारात दिए गए हैं, वो उसके अंदर भी मुदाखलत कर लेते हैं। बिजली की कंपनियां भी वेनेज़ुएला की फ़ौज चला रही है, उनके पास जो है वो बिजली का कारोबार भी है फ़ौज के पास। रियल स्टेट का कारोबार फ़ौज का बहुत ज़बरदस्त चमकता है। ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्लाटों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़े बड़े फ्लैट्स का जो कारोबार है वो फ़ौजी करते हैं और दुनिया के कई ममालिक के लोगों को वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं। इसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन बिजनेस में भी फ़ौज के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मादनियात का धंधा ये फ़ौज बहुत बड़े पैमाने पे करती है। ख़ास तौर पे जो हीरे निकलते हैं, अब हीरे भी बहुत बड़े पैमाने पे निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या निकलता है वेनेज़ुएला से, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो हीरे निकलते हैं और जो बाकी मादनियात निकलती हैं उनमें फ़ौज का बहुत बड़ा हाथ है। फ़ौज उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाती है। तो जनाब ये है वेनेज़ुएला की फ़ौज की हालत। इनके जर्नैलों की मैंने तस्वीरें और वीडियोस देखी, उनके पेट निकले हुए और अजीबो गरीब उनकी सूरत हाल है। ऐसा लगता है कारोबारी लोग हैं और बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा पूरी फ़ौज का। एक प्रोफेशनल फ़ौज को गुज़िश्ता लगभग 12-15 साल में तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी एक ऐसी फ़ौज जो प्रोफेशनल फ़ौज थी, जिसके पास हथियार थे, जिसके पास एयरफोर्स थी, जिसके पास बड़ी तादाद थी, उस फ़ौज का सत्यानाश करके रख दिया। फ़ौज की वो हालत कर दी कि फ़ौज के पास लड़ने की सलाहियत नहीं रही और फिर फ़ौज ने ही अमेरिका के हुक्म के मुताबिक लड़ने से इनकार कर दिया। यानी ये जो खबरें आ रही ना रॉयटर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे, ज़राए यही बता रहे हैं कि ये इनसाइड काम डला है। फ़ौज ने अमेरिका के साथ लड़ाई की नहीं। आप देखें ना, किसी मुल्क का सदर ही उठा के ले जाए दूसरा मुल्क और वो मुल्क चुप करके बैठा रहे और उसका फ़ौजी ये कह रहा हो चलो कोई बात नहीं, और फ़ौज वहाँ पे अदालत को कहे और अदालत कहे नायब सदर को कि चलो तुम सदर बन जाओ, और वो नायब सदर जो खातून है वो हलफ भी उठा लें, तो आप अंदाज़ा करें ना कि ये फ़ौज के लिए डूब मरने का मुकाम है।
लेकिन क्योंकि वेनेजुएला की फ़ौज कारोबार करती है, वो पैसे बनाती है, उनके जर्नैल एक्सटेंशंस लेते हैं, उनके जर्नैलों ने बहुत माल इकट्ठा किया है और अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो और उनके ख़ानदान। लिहाजा ये लड़ने वाली फ़ौज रही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में लड़ती थी, अब वो लड़ने वाली फ़ौज रही नहीं। तो अमेरिका ने बड़े आराम से उनका सदर उठाया और सदर उठाकर ले गए। अब वहाँ पे मादनियात कौन कौन सी हैं, यानी अमेरिका वहाँ गया तो गया क्यों, ये एक बड़ा सवाल है ना। अच्छा, कई लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि शुक्र करो हमारे पास एटम बम है, वरना हमारे हुक्मरानों को भी ऐसे ही उठाकर ले जाता अमेरिका। भाई, हमारे हुक्मरानों को अमेरिका तब उठाकर लेकर जाता ना जब अमेरिका को रजीम चेंज करने के लिए उनको उठाने की ज़रूरत पड़ती। भाई, उधर तो रजीम चेंज नहीं हो रहा था ना, उधर तो साइफर से काम नहीं चल रहा था। पाकिस्तान में वही काम साइफर से चल गया, तो अमेरिका को कमांडो भेजने की क्या ज़रूरत है। जिस दिन अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स के अंदर बैठ के एबटाबाद आए थे और उसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए थे, और एबटाबाद जो है वो एक मिलिट्री शहर है, फौजी तनसीबात और फौजी एतबार से बड़ा मशहूर शहर है, पीएमए है जहाँ से फ़ौज अपना आगाज़ करती है। तो जहाँ पे एक मिलिट्री वाला शहर है एबटाबाद, वहाँ पे अमेरिकन आ जाते हैं इतने सारे शहर क्रॉस करते हुए, और बड़े आराम से वहाँ से उसामा बिन लादेन को उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। एटम बम तो पाकिस्तान के पास उस वक्त भी था, तो पाकिस्तान ने तब क्यों नहीं चलाया। तो ये जो कहानियाँ सुना रहे ना, शुक्र करो पाकिस्तान के पास एटम बम है, शुक्र करो पाकिस्तान के ऊपर ये नहीं होता, हमारे हुक्मरान उठा के नहीं ले जाते, वो ऐसे नहीं होता। अमेरिका को जहाँ पे जो ऑपरेशन करना होता है वो उसके मुताबिक करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें इस तरह के वफादार मैसर हैं जो उनके एक साइफर पे या एक इशारे पे रजीम चेंज ऑपरेशन कर देते हैं। लिहाजा उन्हें वहाँ पे वेनेजुएला जैसी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, वेनेजुएला के फौजियों ने कहा ले जाओ चुप के, और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वहाँ पे ज़रा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो गया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा दी। वेनेजुएला के पास जो है ना नादरीन, 161 टन सोने के ज़खायर हैं, 161 टन सोने के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के पास तो बहुत थोड़े हैं। दूसरा, उनके पास सोना है कितना, 8000 टन सोना, 8000 टन सोने की मादनियात, यानी वो उनके पास ज़ेरे ज़मीन या वो जहाँ से वो निकालते हैं सोना, तो जो तखमीना है वो 8000 टन सोने का है। 1000 टन के करीब ये एक और बड़ी कीमती धात है, इसे ओरिनोको माइनिंग आर्क कहते हैं, शायद मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, मैंने पहले नाम नहीं सुना। तो ये 1000 टन के करीब है, ये भी फ़ौज निकालती है। दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं ये उसके। कॉल्टन है यहाँ पे जी, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर, बैटरियों के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, बड़ी कीमती धात है ये जनाब। 1 लाख टन वहाँ पे मौजूद है, बहुत कीमती धात है ये वेनेजुएला में, और ये दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक है। लोहा और दीगर धातें जो हैं वो 4.1 अरब टन वहाँ पे मौजूद हैं, और ये आला क्वालिटी की हैं। एल्यूमिनियम 320 मिलियन टन है, वहाँ से हीरे भी निकलते हैं, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हीरे हर साल वहाँ से निकलते हैं। 30-40 मिलियन डॉलर के बता रहे थे कि इन हालात में भी वहाँ से हीरे निकल रहे हैं, कमाल हो गया। निकल 5 लाख टन वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा चूना, पत्थर, फॉस्फेट और कोयला, ये बहुत बड़ी मिकदार में ये वहाँ पे मौजूद है वेनेजुएला में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी को भी मुंह में पानी भराएगा कि चलो चल के इन चीज़ों पे कब्जा करें। तो बज़ाहिर तो अमेरिका ने ऐसा कर लिया, लेकिन एक स्टेटमेंट आया है वेनेजुएला की जानिब से, और वेनेजुएला की जो नायब सदर है जिसने इस वक्त हलफ लिया है वो खातून है, और डेल्सी उनका नाम है। वो ये कहते हैं कि मादुरो ही हमारे सदर हैं जिसको उठा के ले गया अमेरिका, और दूसरा उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए, वापस किया जाए। नंबर 3, उन्होंने कहा जी वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा, जबकि ट्रंप ने कहा कि नहीं, जो मर्ज़ी आप कर लें, आपको हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना फिर इससे भी ज़्यादा भयानक अंजाम होगा। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ये है कि हमारा कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारा कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी किया ये देखें कितना मज़े का है। पाकिस्तान ने कहा, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला के हालात पर तशवीश का इजहार करता है और बहरान के खात्मे के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर देता है। ना इनको कुछ कहा ना उनको कुछ कहा, कोई हमारा रद्द-ए-अमल, कोई हमारा नुक्ता नज़र है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। तो ये जनाब पाकिस्तान का जो है
वो रद्द-ए-अमल है इस मामले के ऊपर जो बिल्कुल ही होम्योपैथिक है, ना इसका कोई फ़ायदा ना इसका कोई नुकसान। बहरहाल कुछ ममालिक का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया, चीन, रूस और बरतानिया समेत दीगर ममालिक का कुछ सख्त रद्द-ए-अमल है। और सदर निकोलस मादुरो के ख़िलाफ़ कार्रवाई और गिरफ्तारी के ऐलान के बाद आलमी सतह पर काफ़ी भूचाल आया। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि वेनेज़ुएला में हालिया पेशरफ्त बैनुल अक़वामी कानून के लिए एक ख़तरनाक मिसाल बन सकती है। और उनके तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल इस बात पर शदीद फ़िक्रमंद है कि अमेरिका की कार्रवाई से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। कोलंबिया ने दरख्वास्त दी थी कि इजलास बुलाया जाए, जिसकी चीन और रूस ने हमायत की, जबकि वेनेज़ुएला ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सलामती कौंसिल से रुजू किया है। बहरहाल अब जल्द सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा का, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो मम्मी डैडी इदारा है और ताकतवर जो है उसी के हाथ में लाठी और उसी की भैंस, यही हम देख रहे हैं इस वक्त। तो जो दिल किया इसराइल का उसने वो किया, जो दिल किया अमेरिका का उसने वो किया, जो दिल किया रशिया का उसने वो किया, और सारे मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाए। अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना अमली तौर पे तकरीबन अब ख़त्म ही हो चुका है। ये मामलात ख़त्म होने के बाद तस्वीर का एक जगह बनी हुई है जिसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल कोई इसके अंदर जान बाकी नहीं रही। अच्छा, इसमें जिन ममालिक ने इसके ऊपर एहतजाज किया है उन्होंने यानी अलग अलग किस्म का रद्द-ए-अमल है। अब बरतानिया का रद्द-ए-अमल कोई इतना वो नहीं है उस तरह का। कुछ लोगों ने तो इसके अंदर जश्न मनाए, बड़ी खुशियाँ मनाई और वो ये कह रहे हैं कि एक मुजरिम जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है, स्मगलर जो है उसको कैदी बनाया गया है, और कहीं उन्हें मगवी कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें अगवा किया गया है और उन्हें जनाब रिहा किया जाए। अब इसमें चीन का और जो रूस है उसका रद्द-ए-अमल जो है वो सख्त है। वो समझते हैं कि ये नामुनासिब कार्रवाई हुई है और इसको पुरअमन तरीके से इस मसले का कोई हल निकाला जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैंने आपको पहले बता दिया। तो नाज़रीन, ये अब अमेरिका का प्लान क्या है? अमेरिका का जो प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता वेनेज़ुएला के जितने भी तेल के ज़खायर हैं उन पे कंट्रोल करेगा, जो मादनी ज़खायर है उन पे भी कंट्रोल करेगा और वेनेज़ुएला को अपनी एक कॉलोनी की तरह चलाने की कोशिश करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये फार्मूला बता दिया है। ये तेल अमेरिका चाइना को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को भी बेचेगा। चाइना का जो इंटरेस्ट है वो तेल के अंदर है, वेनेज़ुएला से तेल जाता था। अमेरिका यहाँ पे तेल की पैदावार को बढ़ा देगा, यानी ये पैदावार बढ़ा के अमेरिका बहुत ज़्यादा कर सकता है। यानी अभी ये बहुत महदूद पैमाने पे यहाँ से तेल निकल रहा है वेनेज़ुएला से, अमेरिका इसको 3-4 गुना कर देगा और बेशुमार पैसा इसमें डॉलरों की सूरत में निकल के अमेरिकन इकॉनमी का हिस्सा बनेगा। अमेरिका उन पैसों का एक हिस्सा जो है वेनेज़ुएला पे भी लगाएगा। वेनेज़ुएला के हालात अब मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी नॉर्मल होंगे, बल्कि ये हालात ऐसा लगता है कि मज़ीद ख़राब भी होते चले जाएंगे। वेनेज़ुएला को जो सज़ा मिली है वो ज़्यादातर मिली है इस वजह से कि उनकी फ़ौज के अंदर कोई दमखम नहीं था और मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद थे और लगातार उनकी फ़ौज में एक्सटेंशनें चल रही थी और टेंशनें चल रही थी और बड़े बड़े पेटों वाले अजीबो-गरीब किस्म के लोग ज़हनी मरीज़ वहाँ पे मुसल्लत कर दिए गए थे। देखिए, अमेरिका की फ़ौज कारोबार नहीं करती, चीन की फ़ौज कारोबार नहीं करती, बरतानिया और फ्रांस की फ़ौज कारोबार नहीं करती, जर्मनी की फ़ौज कारोबार नहीं करती, रशिया की फ़ौजें कारोबार नहीं करती, तो पाकिस्तान की फ़ौज कारोबार क्यों करती है? बिल्कुल वेनेज़ुएला में जैसे फ़ौज कारोबार करती थी वैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज भी कारोबार करती है और पाकिस्तान की फ़ौज भी अपने कारोबारी अहदाफ बढ़ा रही है। यानी यहाँ पे भी आप देखें ना, PIA ले लिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ले ली, दीगर बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनके अंदर फ़ौज अपना SIFC के ज़रिए से भी दीगर ज़राए से भी वो अपना कारोबार के अंदर अपना इंटरेस्ट बढ़ा कर रही है। जब भी फ़ौजें कारोबार में लग जाती हैं तो उनकी दिफाई नुक्ता नज़र से उन्हें नुकसान होता है। ये एक आलमी सतह पे लिखी पड़ी बात है। अगर किसी को आज समझ नहीं आ रही तो 10 साल बाद समझ आ जाएगी। इसको आप एक और नज़र से भी देखें। अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे अगर कंट्रोल पूरा कर लिया तो अमेरिका इस पूरे रीजन की जो तेल की ज़रूरियात हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा। यानी यूरोप की ज़रूरियात, चाइना की ज़रूरियात, दीगर ममालिक की ज़रूरियात वो सारी पूरी हो सकती हैं अगर अमेरिका ने पूरी तरह से वेनेज़ुएला के वसाइल पे कब्ज़ा कर लिया, जो अब दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जो मिडल ईस्ट है उसका क्या बनेगा? नाज़रीन, याद रखिएगा कि मिडल ईस्ट में रेड सी, ये आप तस्वीर नंबर 1 देखिए सबसे पहले। इसमें आपको समझ आएगी कि एक्चुअली जो सारा गेम है
वो अब रेड सी की तरफ जा रहा है। ये एक समंदर है जिसे बहिरा अहमर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेड सी कहते हैं। ये आपको एक लाल रंग के बॉक्स में नजर आ रहा है, रेड सी लिखा हुआ। ये जो समंदर का हिस्सा है ना, ये मेन जो बड़ा समंदर है जिसे आप बहिरा अरब कहते हैं, उसमें से एक लाइन अंदर जाती है। एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ गल्फ ममालिक है, अरब ममालिक है। अरब ममालिक में आपको नज़र आ रहा है सब्ज़ रंग में यमन, उसके साथ आपको ओमान जामनी कलर में नज़र आ रहा है। ऊपर आपको सऊदी अरेबिया नज़र आ रहा है, ओमान के साथ दुबई आपको नज़र आ रहा है, यूएई, और उसके साथ बिल्कुल छोटा सा मुल्क कतर भी आपको नज़र आ रहा है। सामने की तरफ ईरान है, इराक है। अच्छा, ये ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी एक समंदर का रास्ता है, समंदर अंदर तक गया हुआ है, जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। लेकिन ये जो दूसरी तरफ समंदर अंदर गया हुआ है ना, ये समंदर यूरोप तक चला जाता है। यहाँ पे भी आगे समंदर का रास्ता बंद हो जाता था, दोनों तरफ बंद होता था, लेकिन इधर वाली साइड से इन्होंने एक बहुत बड़ी नहर बना दी मिस्र के अंदर से। ये नहर जो मिस्र के अंदर बनाई गई ना, ये लगभग कोई जो नहर की लंबाई है ना, वो तकरीबन आप समझ लें कोई 193 किलोमीटर है। 193 किलोमीटर लंबी है, कोई 700 फुट से कभी कम कभी ज़्यादा चौड़ी है। इसकी गहराई जो है 70 से 80 फुट तक है। तो ये पूरी नहर जो है वो एक समंदर को दूसरे समंदर से मिलाती है। ये रेड सी जो है ये जाके मेडिटेरेनियन सी से मिलता है, जिसे आप बहरे रूम कहते हैं। ये उससे जाकर मिलता है, और यूरोप की तरफ जो रास्ता है एशिया से, एशिया और यूरोप के बीच में जो रास्ता है वो आधा रह जाता है। इसकी वजह से आपका खर्चा और खतरा बहुत कम हो जाता है जब आपके बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। यानी ये जो यमन के पास से आगे रास्ता जा रहा है समंदर में, और आगे जाके ये स्वेज कैनाल, ये आप देखें ना एक और तस्वीर, यहाँ पे आपको ये स्वेज कैनाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है रेड कलर में। ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी का ये रास्ता है, ये नहर बनाई गई है 193 किलोमीटर लंबी। तो ये इस नहर के ज़रिए से दो समंदर आपस में मिलते हैं, और एशिया के जहाज़ पहुँचते हैं यूरोप में, और यूरोप के जहाज़ पहुँचते हैं एशिया में। और ये जो बिल्कुल ये स्वेज कैनाल है, इसे थोड़ा अगर आप नीचे हैं तो सऊदी अरब ने अपने आखिरी कॉर्नर के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा शहर आबाद करने का फैसला किया है, जिसको न्यूम सिटी कहते हैं। ये तीसरी तस्वीर के अंदर आप ये देख लें, ये सऊदी अरब का इसराइल से ये नज़दीक है। ये वो शहर है जो मिस्र के करीब है, और बिल्कुल जो नहर स्वेद है उससे नीचे आप आ जाएं तो रेड सी जहाँ इख्तिताम होता है वहाँ पे ये शहर है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ का समंदर बड़ा शानदार है। तो इसलिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा अपना शहर बना रहा था। अब अगर आप ये सारे मिडिल ईस्ट को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ऊपर वाला समंदर और नीचे वाला समंदर, यानी अरेबियन सी को और मेडिटेरेनियन सी को, दोनों को मिलाने वाली नहर स्वीज है, जो रेड सी से होकर एक रास्ता ऊपर जाता है मिस्र के बीच में से गुजरता हुआ। अच्छा, ये जो रेड सी है ना, ये है इस वक्त एक प्रॉब्लम की जगह। आप रेड सी में देखें ना तो एक तरफ आपको नजर आएगा मिस्र, उसके नीचे सूडान, सूडान के नीचे आपको दीगर मुल्क आ जाते हैं, और फिर एंड में नीचे इथोपिया भी आ जाता है, और एंड में नीचे आके आपका सोमालिया, और एक जिबूती भी है बीच में मुल्क। तो ये हो गई अफ्रीका वाली साइड। लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड देखें, जो अरब वाली साइड है, तो वहाँ पे यमन और सऊदी अरब है, और उसके ऊपर जॉर्डन है, और जॉर्डन के ऊपर जो है वो फिर दूसरे मुल्क हैं। और अगर पिछली साइड देखें तो वहाँ पे ओमान है, और यूएई है, और कतर है। ये है जनाब मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा। ये जो रेड सी का एरिया है ना, ये एरिया बहुत कीमती हो गया है, सबकी तवज्जो यहाँ पे है। यमन का वो एरिया जो रेड सी को लगता है, यूएई वहाँ अपनी ताकत हासिल करना चाहता था, पिछले दिनों फंडा हुआ। सऊदी अरब ने बिल्कुल एक तरह की शटअप कॉल दी, और सऊदी अरब ने पूरा कंट्रोल वापस लिया। अब यमन की सूरत हाल ये है, सऊदी अरब यहीं पे न्यूम सिटी बना रहा है, इसी समंदर के ऊपर रेड सी पे, जबकि सूडान के अंदर शदीद लड़ाई चल रही है, कत्लेआम हो रहा है, और वहाँ से सोना और दीगर धातें निकाली जा रही हैं, और उसके पीछे भी यूएई और साथ ही साथ लीबिया, क्योंकि लीबिया का एक बॉर्डर भी सूडान के साथ लगता है अगर आप देखें तो ये मिलकर यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान ने लीबिया का साथ भी दिया है। लीबिया के वो जो ग्रुप हैं, बागी ग्रुप, उनसे मिलकर भी आए आसिम मुनीर साहब। तो अब लीबिया के अंदर से जो है वो सोना और दीगर ज़खायर निकाले जाएंगे, और दरियाए नील भी इधर से ही गुजरता है। तो यहाँ चरागाहें बहुत अच्छी हैं, यहाँ फसलें बहुत अच्छी होती हैं,
और अगर किसी को एक्सपेंशन करनी है तो इस वक्त सूडान एक ऐसी बेयारो मददगार और यतीम ज़मीन है जिस पे जाके कोई कब्ज़ा कर सकता है। तो ये नादरीन इस खित्ते का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक टेंस सिचुएशन पैदा हो जाएगी आने वाले दिनों में। अच्छा, ये इन मुल्कों के बीच में कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो, इसको रोकने के लिए हमेशा मगरबी ममालिक या अमेरिका ये अपना रोल प्ले करते रहे कि अगर यहाँ पे लड़ाई हो जाती है तो पूरी दुनिया की जो तेल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका के पास वेनेजुएला का कंट्रोल है और वो तेल की सप्लाई को तेज़ कर सकता है पूरी दुनिया में और बहुत पैसा कमा सकता है, और पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से एक तेल का जहाज़ आया जिसको पाकिस्तान ने रिसीव किया। हालांकि पाकिस्तान को यहाँ गल्फ में हर तरफ तेल मिलता है, लेकिन अमेरिका से जहाज़ आया और अमेरिकन जहाज़ों को रोकने की दुनिया में किसी के अंदर कोई जुर्रत भी नहीं है। लिहाजा क्या पाकिस्तान, इंडिया और ये आसपास के ममालिक अब अमेरिका से तेल खरीदेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अगर गल्फ के अंदर जो एक कमज़ोरी थी सारे मगरबी ममालिक की कि यहाँ लड़ाई होगी तो तेल की सप्लाई मुतासर हो जाएगी, अब इतनी बड़ी सप्लाई ऊपर अमेरिका खोलने वाला है तो यहाँ पे एक झगड़े जैसी कैफियत बज़ाहिर दिखाई दे रही है, और ये रेड सी के आसपास का इलाका है। तो नादरीन, ये है सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी। तो जब आपकी फ़ौज सियासत में होती है ना और कारोबार में होती है तो आपके मुल्क का यही हाल होता है। बदकिस्मती से आज अभी हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ नुकसान है। पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए। नादरीन, और भी खबरें हैं लेकिन वो फिर मिक्स हो जाएंगी, अगले वीलॉग में आपको देंगे। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।